Hello my dear students, welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. Here is Binay sir. Once more, Binay sir welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel for the discussion of the model set of physics for those students who are preparing for the 12th board examinations. तो अभी राइट टाइम और हाई टाइम दोनों है कि अपने आप को आप कितना तैयार कर सकते हैं ताकि एग्जामिनेशन के बॉर्डर पे आप लोग जाके एक एक क्वेश्चन को फोड़ करके क्रैश करके और आप लोग टॉप करें। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है कि जैसे जैसे हम लोग का मॉडल क्वेश्चन हाथ में आया जा रहा है वैसे हम लोग आप लोग के पास सॉल्व करके दिए जा रहे हैं और मेरे साथ बने रहिए। हमको लगता है कि आने वाले समय में आपकी तैयारी खेलते खेलते में हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन मार्च में शेड्यूल्ड हो गया, डेट शीट भी आ गई है, आप लोग सब देख भी लिए होंगे और पता चल भी जाएगा। तो अगर हम लोग इनफैक्ट बात करें कि रियल टाइम व्हाट वी हैव तो 50 to 60 डेज इन आवर हैंड। अब ये 50 से 60 दिन में आप लोग किस तरह से तैयारी कर लें ताकि आने वाले समय में आप लोग सतरंगी बन करके उड़े, राइट। तो उसके लिए आपके साथ विनय सर हैं। तो आज पहला सेट जो है मॉडल क्वेश्चन का फिजिक्स का, जिसमें कि हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आज मैं 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिस्कशन दे देता हूं। उसके बाद आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 7 होते हैं, 7 होते हैं, 7 आउट ऑफ 7 वी हैव टू राइट द 5 क्वेश्चंस। फिर आपका 7 जो मीडियम क्लास के क्वेश्चन होता है उसमें भी हमें 5 क्वेश्चन का है आंसर करने होते हैं। आफ्टर दैट 4 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें कि 3 आपको लिखने होते हैं। ये आपका एग्जामिनेशन फिजिक्स का पैटर्न होगा। बाकी इसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको कंटिन्यूसली हम लोग प्रोवाइड कर देंगे सब सॉल्यूशन सेट को। तो मेरे साथ बने रहिए और उम्मीद करते हैं कि डिजिटल डेडिकेटेड का आपका फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी जुड़े हैं तो इससे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ लीजिए ताकि आप लोग स्टूडेंट्स जो लोग हमारे क्षेत्र के लोग हैं, those who are studying to me or those who are not studying to me also they will get benefit from my side। ये हमारी एफर्ट है कि हमारे जगह का जो रिजल्ट हो नंबर 1 हो और इसलिए हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट का जिस तरह से मॉडल क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपके पास हम बना करके दे देंगे। आप इसको लिखते रहें, अगर डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें और वो कमेंट बॉक्स का हम आंसर पक्का दे देंगे श्योर शॉट। तो कोशिश करते हैं कि बिना हम लोग समय गंवाए ही ये हम लोगों को एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपके पास पैटर्न है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसको कहते हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची से वार्षिक परीक्षा है 2022-23 का। अब क्वेश्चन का हम लोगों ने आज 12th क्लास का मॉडल सेट का फर्स्ट है तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स के लिए है 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो अब जस्ट एकदम तैयार हो जाए एनर्जी के साथ में, हम लोग थोड़ा सा बिना टाइम गवाए फटाफट हम लोग निकालते हैं। थोड़ा सा हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। कुल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए वह 1 नंबर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस है। 4 में से 1 आपका करेक्ट होंगे, नो निगेटिव मार्किंग है। तो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है 35 into 1। तो माय डियर फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए आपको क्या करना है? अरे भाई ये तो एकदम सस्ता है। फर्स्ट शुरुआत में व्हाट इज चार्ज में सब पढ़ाया जाता है, सब लोग पढ़े होंगे और ये आप लोग रिकॉल करेंगे तो आई सपोज कि हम लोग ये सब जानते हैं। यस आप लोग फटाफट हम लोग थोड़ी अरेंज कर लेते हैं। Q इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला? NE। चार्ज किसी भी सरफेस पर चार्ज डेवलप्ड होता है तो वो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कहते हैं चार्ज डेवलप्ड ऑन एनी सरफेस इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। हम थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट भी दे देंगे ताकि नहीं भी पढ़े होंगे तो आप इसको देख करके आप पूरे का पूरी समझ सकते हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। विनय सर हैं आपके साथ ना, क्या गम है ना। तो हम लोग ये कहते हैं ना कि आप मेरे को अच्छा सा दोस्त बना लीजिए, हम आपका हर मुसीबत को आसान कर देंगे। और अगर ज़िंदगी आसान है, पढ़ाई आसान है तो रिजल्ट आपका परफेक्ट बहुत झकास होने वाला है। तो ये इसको हम लोग मानते हुए और बिना बोदरेशन, बिना टेंशन एकदम गट रिलैक्स, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप मेरे साथ हो लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका सब हम कॉन्सेप्ट देते हुए और जल्द से जल्द हम लोगों ने इसको फिनिश करते हैं और आप लोग रिवाइज कर लीजिए। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। Q इक्वल टू NE। फिर से हम कहेंगे किसी सरफेस पे चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आने या जाने से किसी सरफेस पे चार्ज डेवलप होता है। अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस और इलेक्ट्रॉन आया
तो माइनस, राइट। तो हम लोग यहाँ कहते हैं चार्ज डेवलप होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एंड यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। हमारे पास पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, तो भैया n निकालना है। तो n का मान अगर हम लोगों ने लगा देंगे तो n इज इक्वल टू Q बाई ई, और यहाँ से ध्यान दीजिए दिस इज 1 कूलम है, और 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, अगर इसको आप लोग कट करेंगे तो 10/16 इंटू 10 टू दी पावर 19, इसको कट पिट कर लेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 नंबर। ओके, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 नंबर। ये देखिएगा दिस इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ exchange from one body to another body then 1 coulomb charge will develop। अगर +1 कूलम बोलेगा क्वेश्चन में तो इतना इलेक्ट्रॉन भाग गया, अगर -1 कूलम बोलेगा तो इतना इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ गया, ऐसे आप लोग समझेंगे। ओके, आगे देखिए लिखा है देर आर 2 चार्जेज 1 कूलम एंड 5 कूलम, द रेशियो ऑफ देयर फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। वाह, ये बड़ा कमाल के बातें हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर आपको देख लीजिए, ये देख लेते हैं। एक चार्ज है आपके पास +1 माइक्रो कूलम एंड दूसरा वाला जो है हमारे पास +5 माइक्रो कूलम। माय डियर, ये देखिएगा फोर्स के माइक्रो कूलम है ना, माइक्रो कूलम। फोर्स इज इक्वल टू हम लोग कहते हैं, यहाँ देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ये कूलम्स लॉ है, ये सब लोग आप लोग पढ़े हैं कि दिस इज योर कूलम्स लॉ। और ये कूलम्स लॉ क्या कहता है कि इफ़ Q1 एंड Q2 आर द 2 चार्जेज सेपरेटेड बाय द सर्टेन डिस्टेंस, तो हमारे पास 1 चार्ज के कारण 2 पर जो फोर्स लगता है उसका नाम कह देते हैं F21, फोर्स ऑन 2 बाई चार्ज 1। और यहाँ पर हम लोग कह देंगे फोर्स ऑन 1/2, तो हम लोग ये लिखते हैं फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1 एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। इंपॉर्टेंट बात, चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं है। फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन, या वी कैन से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स, या दोनों में हम लोग कहेंगे इंट्रैक्शन, दोनों को एक साथ अगर बोल देंगे तो इंट्रैक्शन का फोर्स, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लोग कह देंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। दोनों चार्ज पे जो फोर्स बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट, चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए फोर्स का मान इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो हमारे पास ये कह देंगे F12 कहें या F21 कहें, दोनों बराबर है, इसलिए 1/1 दैट इज इक्वल टू 1:1। ध्यान रखिएगा, अगर एक 2 कूलम का फोर्स, 2 कूलम का चार्ज है, एक 10 कूलम का चार्ज है, एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 10 कूलम का चार्ज है, और अगर दोनों को आसपास रखिएगा तो दोनों जो फोर्स होंगे एक दूसरे पे बराबर लगाएंगे, बिकॉज जो फोर्स जो लगता है दोनों चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो चार्ज बड़ा हो या छोटा हो, 2 × 10 करो या 10 × 2 करो, फोर्स का वैल्यू बराबर होंगे। ओके, यहाँ से हम लोगों ने अगर यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन। चलो भाई, सीरीज कनेक्शन में अगर हम लोगों ने जोड़ देंगे, ये देखिए दिस इज योर सीरीज कनेक्शन है, दिस इज योर सीरीज कनेक्शन है। तो हम लोग सब जानते हैं फटाफट कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। अगर ऐसा काम कर देंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/C। दिस इम्प्लाइज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/3। आई सपोज कि दिस इज योर आंसर, दैट इज योर C चॉइस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट में आप लोग देखेंगे, इफ ए हॉलो स्फीयर कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझेंगे, आप बहुत अच्छे से समझिए इसको। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछ देगा तो डाउट हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर पूछ देगा कंडक्टिंग तो डाउट हो जाएंगे, और सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग पूछेगा तो भी डाउट हो जाएंगे। तो बहुत वेराइटी का क्वेश्चन बनता है। आपके पास पूछा है हॉलो स्फीयर कंडक्टर, तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझिए। हॉलो स्फीयर अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर अगर ये हम लोगों ने बना दिया और इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज रख दिया पॉजिटिव, सी दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, तो अंदर में किसी पॉइंट पर का पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे पोटेंशियल वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर हम लोगों ने Q लिख दिया है तो पोटेंशियल इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होते हैं। दिस इज द पोटेंशियल वैल्यू एट द सरफेस।
एंड सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल इनर पे सभी जगह पे होते हैं। इसीलिए हम अंदर का जो स्फीयर के अंदर का जो पोटेंशियल होता है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग कहते हैं। अंदर का जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल कहते हैं। इक्विपोटेंशियल ना बराबर पोटेंशियल होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और कितना वैल्यू होता है, तो जितना हम लोग को सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल होता है। ध्यान रखिएगा, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो E इक्वल टू डी वी बाई डी आर विथ निगेटिव साइन हम लोग कहते हैं। V कांस्टेंट मिलेगा तो E का मान 0। तो हॉलो स्फीयर कंडक्टर के अंदर में इंटेंसिटी का मान 0 होता है, पोटेंशियल का मान कांस्टेंट होता है, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव पोटेंशियल, इसलिए कि पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है ना, आना भी चाहिए ना। थोड़ी सी ध्यान से सुनेंगे और थोड़ा सा आप ब्रेन का यूज भी करेंगे तो आपको A to Z पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास इसके देखिएगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया और यूनिफॉर्म हो गया। दिस इज, ये आपका जो आंसर की दिया हुआ है उससे आपका डिफर आंसर है, बट करेक्ट यही है ना। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपको नॉन यूनिफॉर्म किया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होते हैं ना। नॉन यूनिफॉर्म आपके पास, हमारे पास जो देखिएगा नॉन कंडक्टिंग, अगर आपके पास फिर से हम बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो जाएगा तो वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर कंडक्टिंग दिया हुआ है और हॉलो दिया हुआ है, इसलिए कांस्टेंट होगा। तो ये जो आपका आंसर की दिया हुआ है उससे आपका वहाँ पर मिस्टेक दिया हुआ है, इसको आप सुधार लीजिएगा। तो हमारे पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म हम लोग को मिलेगा, मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेंगे। दिस इज द राइट चॉइस। अगर आपका सी चॉइस किताब में आंसर की में दिया हुआ है मॉडल सेट में, तो उसके लिए क्या होता है, सॉलिड स्फीयर होगा और नॉन कंडक्टिंग होगा तो अंदर का पोटेंशियल वेरिएबल हो जाती है, इंटेंसिटी भी वेरिएबल हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसका। तो आगे हम लोग लिखते हैं, यस यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर मेक्स एंगल थीटा विद द V एक्सिस। हियर V denotes the voltage and I denotes the current. The resistance of the conductor is given by। तब आ जाइए यहाँ से, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास क्वेश्चंस है तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो समझिएगा इसको क्या लिखा हुआ है। सो हमारे पास ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, राइट। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V बाई आई, या इसी को आप लोग कह सकते हैं चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट भी। ये दोनों का रेशियो को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। करेक्ट है भाई, ये ओम्स लॉ कहता है व्हेन करंट इज अलाउड टू पास थ्रू द रेसिस्टेंस देन पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रेसिस्टेंस इज इक्वल V इक्वल टू आई आर होते हैं। तो R जो हम लोग के भाता R इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डेवलप्ड डिवाइडेड बाई करंट। तो अब इस रिलेशन को हम लोगों ने क्या करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है। VI के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है, तो VI के बीच में हम लोगों ने ये देखिए ग्राफ क्यों खींच देते हैं। आप जिस किसी को ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज VI, जिसे XY अगर हम लोग कहते हैं, ये रूल को हम माने XY, तो यहाँ VI कहा हुआ है, तो आप ऐसे भी ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज V एंड दिस इज I। एक्सिस प्लेट को भी लीजिएगा तब भी कोई टेंशन नहीं है, अभी हम सब सिखा देते हैं। दिस इज VI ग्राफ है, क्यों स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हैं। VI ग्राफ में भी हम लोग को स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं। तो आप अगर खींचना चाहेंगे ऐसे भी, कोई कहेगा कि सर हमको ऐसे एक्सिस लेने का मन कर रहा है, अगर नथिंग इज मेंशन्ड देन, ये देखिए ये वाला V है और ये वाला I है। तो अगर ऐसे कोई ग्राफ खींचेगा तब भी आंसर वही आएगा, इधर से ग्राफ खींचेगा तब भी आंसर वही आएगा। बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहा है एंगल थीटा इज मेड विद द V। देखो भैया ठीक है, तो ये हमारे पास ये देखिएगा ये वाला करंट है और ये वाला वोल्टेज है, तो tan थीटा का मान यहाँ पर निकालिएगा तो हमारे पास आएगा I बाई V, और 1 बाई tan थीटा अगर हम लोग कह देंगे, इसको उलट दिया है तो इसको हम लोग V बाई आई कहेंगे एंड दिस इज R कहेंगे। तो R इज इक्वल टू आपके पास इस ग्राफ से हमारे पास आया tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द ग्राफ। ये हम सेकंड वाला ग्राफ को हम कलर चेंज करके बताते हैं कि अगर कोई ग्राफ लड़का ऐसे खींचना चाहता है कि सर y एक्सिस पे V लेते हैं, x एक्सिस पे हम लोग I लेते हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पर हम VI x पे लिया, y पे लिया, बस कंसेप्ट को रखिएगा कि थीटा किसके साथ दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है V के साथ में। अब यहाँ पर देखिए, इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ लाइक दिस वंस, हम लोगों ने ऐसे ग्राफ को प्लॉट कर देंगे तो ये वाला हम लोग को थीटा हो गया, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है VI ग्राफ कंडक्ट मैक्स एंगल थीटा विद द V एक्सिस। तो माय डियर ये समझिएगा कि ये आपका V है और ये वाला आपका I है, तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो हमारे पास ये देखिएगा tan
90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू v बाई आई, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड दिस इज इक्वल टू v बाई आई एंड दिस इज इक्वल टू r। तो रेसिस्टेंस का मान आपको कॉट थीटा होगा, तो दिस इज द वैल्यू। ये भी आपको आंसर की से डिफर कर रहा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि v बाई आई को ही हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो v आप x एक्सिस पे लो या v y एक्सिस पे लो, अगर रूल से आप चलोगे तो सेम ही रिजल्ट आने वाले हैं। तो करेक्ट यहाँ पर आंसर है कॉट थीटा। आंसर की से ये आपको डिफर किया हुआ है। 2-4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन करीब आपका आंसर की में मिस्टेक दिया हुआ है, इसलिए आप लोग सुधार लेंगे। इसको डायरेक्ट रट नहीं लेना है कि जो चीज़ लिख दिया आंसर की में वो एकदम सही है। लॉजिकली, ऑथेंटिकली एंड थ्योरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली एवरी रेस्पेक्ट में आपका आंसर सही होना चाहिए। हम जिस अंदाज से सोचें हम उसे एक्सेप्ट करेंगे थ्योरम के अनुसार में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हो गया, टोटल सम ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। ओके, हम लोग ये सब जानते हैं। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ में हम लोग क्या लिखते हैं? फर्स्ट लॉ में देखिएगा, टोटल करेंट मीटिंग एट ए पॉइंट, टोटल करेंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये है I1, ये है I2 और ये है I3। ये फर्स्ट लॉ है जिसको पॉइंट रूल हम लोग कहते हैं, जंक्शन रूल कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ द टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ड्रॉप इन पोटेंशियल इन ए लूप। तो ये वाला हम लोग कहते हैं सेकेंड लॉ है किरचॉफ्स का। आपका फिर मॉडल की सेट में आपका बी लिख रखा है, तो आपको यहाँ पर भी सुधार लेना है। ध्यान रखिएगा, या तो कहीं से गड़बड़ प्रिंट है या वट एवर द रीजन, बट यू हैव जस्ट इम्प्रूव दिस वन व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये देखिएगा आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत ही सस्ता है। द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 120 सेंटीमीटर ऑन सेंटिंग द सेल ऑफ ए रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम ना, द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट टू द लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। वाह, थोड़ा सा हम फटाफट आपके पास पोटेंशियोमीटर की हम लोग कहानी थोड़ा शिफ्ट करा देते हैं। ये देखिए, दिस इज योर पोटेंशियोमीटर होते हैं वायर, एक सर्टेन लेंथ है, और सर्टेन लेंथ में जो हम लोग करंट होता है डेलिबरेटली इसमें हम लोगों ने फ्लो करा करके रखते हैं। वेरिएबल करंट रियोस्टेट से जोड़ दिया, कंप्लीट सेल जोड़ दिया, और ये देखिए हम लोगों ने ये सर्किट जो पोटेंशियोमीटर का होता है, ये सर्किट को हम लोगों ने ऐसे बंद कर दिया। पोटेंशियोमीटर का लेंथ है AB, ध्यान रखिएगा। ये सर्किट का पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट सर्किट का पोटेंशियोमीटर का है। सेकेंड पार्ट जो होता है जिसमें कि हम लोगों ने सेल लगाए हुए रहते हैं, और सेल से हम लोगों ने एक चीज़ को यहाँ से देखिए गैल्वेनोमीटर जोड़े रहते हैं, और इस गैल्वेनोमीटर से ले करके एक हम लोग जॉकी पॉइंट J पर जोड़े हुए रहते हैं। राइट, दिस वैल्यू इज व्हाट E0 हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग ने सेल दिया। सर्टेन लेंथ पर जो हमारे पास बैलेंसिंग, ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जो हमको 0 मिला, सर्टेन लेंथ L1 के करस्पॉन्डिंग में मिला, और उसका नाम दिया हुआ है कितना, 120 सेंटीमीटर। हम लोग सब जानते हैं पोटेंशियोमीटर E इज इक्वल टू KL, या EMF डेवलप्ड इन द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज L1। अब दूसरा बात में हम लोग कहते हैं कि ये सर्किट का इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ है। ये देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये सर्किट जो वायर है यहाँ पर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग को क्या है, R है। अब इसको कह रहा है कि आपके ऑन संटिंग द सेल विद द रेसिस्टेंस ऑफ 4। ये देखिएगा, संट करने का मतलब होता है लो रेसिस्टेंस जो हमारे पास होते हैं सेल में, इस तरह से जोड़ दिए, दिस इज इक्वल टू कैपिटल R। संटिंग रेसिस्टेंस का मतलब होता है लो रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द ओरिजिनल डिवाइस को हम लोग संट कहते हैं, संट लगाना कहते हैं। शहर में जानते हैं ना, शहर में आपका जो बाईपास रोड होता है ना, वो संटिंग रोड होता है, क्योंकि मेन रोड से आएगा बिना शहर में जाए, दूसरा मेन रोड में चला जाएगा बाहर बाहर, मतलब लो रेसिस्टेंस वाला रोड जो होता है जिसको हम लोग बाईपास कहते हैं, वो संटिंग रोड होता है। और शहर में घुस जाइएगा, अगर सारा गाड़ी शहर में घुस जाएगा तो ट्रैफिक ही जाम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ट्रैफिक को ईजी करने के लिए हम लोग बाईपास कर देते हैं, बाईपास रोड शहर के बाहर बनाते हैं, वो आपका संटिंग रोड ही है। उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक लो रेसिस्टेंस लगा देते हैं ताकि हम लोग को वैल्यू आराम से
करंट जितना हम लोग चाहिए पास करा सकते हैं। अब बताइए कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो ये और बी पॉइंट के बीच में हम लोग का जो पोटेंशियल होगा, लेट दिस पोटेंशियल भी वी हो गया, राइट। अब इस कंडीशन में जब बैलेंसिंग कंडीशन मिला वो वाला नाम हम लोग को मिल गया है L2। तो हम लोगों ने V इक्वल टू कह देंगे दिस इज KL2, कब, जब शंट कर दिए हैं तब। अब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर देखिएगा कि V का मान क्या होगा, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास E है, ये है, देख रहे हैं ना, ये E और ये E, यहाँ जो हम शुरू में सेल लिए हुए थे उसके करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग पॉइंट L1 पे मिला है। बाद में जब शंटिंग कर दिए हुए हैं तो पोटेंशियल जो हमारे पास यहाँ और यहाँ के बीच जो V मिला है वो बैलेंसिंग पॉइंट L2 पे मिला है। ये देखिए बैलेंसिंग पॉइंट L2 पे मिला हुआ है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसमें हम लोग को ब्रांच में करंट मिल जाएगा I इक्वल टू E डिवाइडेड बाई I, ये देखिए R प्लस R। ध्यान रखिएगा ये जो हम लोगों ने बात आपको बताया इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिए। ये सर्किट देख रहे हैं ना, ये सर्किट जो हमारे पास शेडिंग कर रहे हैं, सर्किट को हम कलर बदल के आपको दिखाते हैं। ये सर्किट जो हमारा बन रहा है ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए सर्किट कंप्लीट है। और ये सर्किट कंप्लीट है, इसमें से हम लोगों ने बात को कर देते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा L2 लेंथ मिलेगा। और इस सर्किट जो हमारे पास यहाँ जो कैलकुलेट है इसमें कितना करंट फ्लो किया कि सर्किट बंद हो गया शंटिंग करने के बाद में, तो E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है, तो करंट का मान निकल गया। तो हमारे पास ये देखिए ये वाला पॉइंट के बीच के V का मान को हम लोग लिखेंगे E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। तो V का मान हम लोग ऐसे लिखेंगे E माइनस आई, I का मान है E डिवाइडेड बाई ये देखिए लिख देते हैं जल्दी से, ये आपके पास एक ही चीज़ है भाई, ध्यान रखिएगा ना। ये हम लोग लिख रहे हैं बड़ी आसानी से, V इक्वल टू E माइनस I का मान हम लोग लिखेंगे E बाई R प्लस R इंटू R। V इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है E इंटू R प्लस R माइनस R डिवाइडेड बाई R प्लस R। ये देखिए तो V इक्वल टू E इंटू हमारे पास वैल्यू है, कट गया R डिवाइडेड बाई R प्लस R। ये देखिएगा वैल्यू है, सर्टेनली हम लोग शंटिंग कर देंगे। तो पहले यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो ये EMF था, उसके बदला में लेंथ बड़ा था। अब यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप कर गया है तो E में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर गया तो V का मान छोटा मिला हम लोग को। तो अब ये देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, लगा देते हैं, फटाफट हम लोग डालते हैं। अब आइए तो हमारे पास वैल्यू एक एक करके रख देते हैं तो आंसर हमारा तुरंत आने वाला है। देखिएगा फर्स्ट में है L1 और V का मान है KL2, तो V का मान हम लोगों ने रख देते हैं और E का मान रख देते हैं। तो आंसर यहाँ से देखिए तो क्या मिलने वाला है, फर्स्ट में क्या है E का मान KL1 और V का मान क्या है KL2, रख दिए यहाँ पर KL2 और E का मान है KL1। फर्स्ट वाला कंडीशन में दिस इज R बाई R प्लस R ऐसे रख दिया, ये कट गया। L2 का मान आपको दिया हुआ है 60 और ये वाला दिया हुआ है 120 और ये दिया हुआ है R डिवाइडेड बाई R प्लस R। चेक कीजिए यहाँ से, अगर ऐसा वैल्यू आ गया तो हमारे पास यहाँ से देखिएगा 60 बाई 120 दिस इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई R प्लस R एंड ये कट कर दिया, दिस इज 2, 1 बाई 2 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई R प्लस R। दिस implies R plus R is equal to 2R and R is equal to what is this R my dear। ये देखिए R है इंटरनल रेसिस्टेंस और R है ये वाला एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो R इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R एंड दिस इज इक्वल टू 4 ओम आपको लिखा हुआ है। आपके पास ये शंटिंग करने पर हमारी कहानी इतनी हो जाएगी। तो आप इसको समझिएगा, एक दो अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए रहते हैं। तो हमारे पास आंसर हमारा क्या आ गया भैया, 4 ओम का वैल्यू आंसर आ गया है। सो दिस इज इक्वल टू 4 ओम। अब आप लोग यहाँ पे से आइए, सी एक एक करके हम लोग लेते हैं। ये आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। ध्यान रखिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल in the magnetic field will be maximum when
क्यू भी एंड बी, मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो फोर्स का मान मैक्सिमम होगा। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल के लिए कॉन्सेप्ट होता है क्यू भी क्रॉस ऑफ बी वेक्टर के रूप में, या यूं कहेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। और हम लोग कह देंगे ये F जो होगा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो मान आएगा क्यू वी बी इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला वैल्यू है। ये कहानी होती है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम, समझ रहे हैं ना, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री होते हैं, मतलब क्यू भी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो जो फोर्स लगेगा दोनों के परपेंडिकुलर लगता है। तो आप लोग सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण कभी किसी चार्ज पर वर्क नहीं होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिधर चार्ज मूव करता है उसके 90 डिग्री पे लगता है। तो जिधर चार्ज मूव कर रहा है उसके 90 डिग्री पर फोर्स लगेगा तो कोई वर्क डन नहीं होता है। आगे देखिए, तो हमारे पास में क्या है, What torque acts on a 70 turned coil of 400 centimeter square area carrying a current of 20 ampere held with its axis at right angle to the uniform magnetic field। चलो भैया, कोई coil है, see this one, कोई coil है जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न आपको दिया हुआ है, बहुत सारे दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न n का मान आपको लिखा हुआ है, कॉइल का एरिया इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो मैक्सिमम लगने वाला, क्योंकि एरिया और एरिया वेक्टर और बी के बीच के डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं। तो थीटा हियर इज व्हाट 90 डिग्री। नंबर ऑफ टर्न हमारे पास कितना है? तो 70 टर्न है, ये भी सही है। बी का मान कितना है? अरे भाई हमारे पास लिखा हुआ है 0.2 टेस्ला लिखा हुआ है। ओके, 0.2 टेस्ला लिया हुआ है। करंट का मान कितना लिखा हुआ है मेरे पास? तो करंट वैल्यू हमारे पास है 20 एम्पियर भी लिखा हुआ है। गुड। थीटा का मान हमारा 90 डिग्री है। एरिया का मान आपको लिखा हुआ है, दिस इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस कुड बी रिटन एज 400 गुने 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। तो टॉर्क वैल्यू के बारे में अगर हम लोगों ने बात करें तो सब लोग जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू, ये देखिए टॉर्क किसी कॉइल पे लगता है, याद रखिएगा BINA साइन थीटा। बिना सर के नाम से, बिना सर का नाम है BINAY, उसमें से y को हटा दीजिएगा तो बीना बनेगा, तो बीना साइन थीटा और थीटा का मान 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द coil carrying current I placed in the magnetic field B is given by BINA। B का मान दिया हुआ है 0.2, I का मान दिया हुआ है 20, N का मान दिया हुआ है 70 और ये वाला लिखा हुआ है 400 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 1। साइन 90 डिग्री का मान है आपका 1। अगर इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है, देखिएगा ये 0 और ये वाला और ये 0 और ये 0 साफ हो जाएगा। दिस इज 0.2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4, ये इतना बात आ जाएगी हमारे पास में। तो वैल्यू देखिएगा, टॉर्क इज इक्वल टू 0.2 इंटू, ये देखिए 7 28 56 56 है और 56 में 0.2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 112। दिस इज द वैल्यू, ये आपका है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ध्यान रखिएगा यहाँ से, ये आपका कैलकुलेशन सही है। दिस इज योर कैलकुलेशन। आपका किताब में, आपका जो टेस्ट पेपर में जो सॉल्यूशन की दिए हुए हैं ये रखा है 56। लगता है कि कैलकुलेशन में करने के दौरान में 0.2 उन्होंने भूल गए हैं, तो देयर इज ए मिस्टेक। देखिए राइट आंसर इज व्हाट 11.2 न्यूटन मीटर इज द राइट आंसर। दिस इज द कैलकुलेशन, जस्ट सी दिस वंस। अगर 0.2 का मान 1 टेस्ला रहता तो 56 जो आपको आंसर की में दिया हुआ है वो हो जाता, बट दिस इज योर राइट, जो सो इम्प्रूव इट। आप समझ रहे हैं ना।
तो कई जो की है कि डायरेक्ट कोई आंसर रहता है गेस पेपर में और रट लेते हैं तो थोड़ी समस्या उठ जाती है, क्योंकि अगर 35 क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चंस में अगर 5-7 गलत ही निकल गए तो आपको फिर तैयारी क्या, और गलती से अगर वही 5-7 आ गया जो आपने याद कर लिया तो फिर तो लड्डू बटा लड्डू कोई रोकेगा नहीं। सो एटलीस्ट वन सॉल्व प्रॉपरली एंड लॉजिकली बिफोर जस्ट रिमेंबरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट। थोड़ी सी आपको चेक करना है और स्टैंडर्ड नोट से, स्टैंडर्ड आपका सॉल्यूशन से ज़रूर चेक करना है, क्योंकि हमने आंसर की को जब बना करके देखा तो इस तरह से मिस्टेक निकले हुए थे। तो आप एक एक करके थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, राइट, बाय इंट्रोड्यूसिंग देखिएगा गैल्वेनोमीटर को अमीटर में हम लोग बदलते हैं तो सीधा है कि जब अमीटर बदलते हैं तो हम लोग लो रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं शंट। लो रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर देन अमीटर इज फॉर्म्ड। और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना रहता है तो हम लोग हाई रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर से हम लोग बहुत छोटा करंट को मेजर करते हैं, उसका रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग लो रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं, जिसको कि हम लोग शंट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग ए शंट रेसिस्टेंस ऑफ ए स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल। तो पैरेलल में हम लोगों ने कहा समांतर में छोटे मान के शंट प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। शंट भैया हम लोग कहते ही उसको हैं, इट इज ए लो रेसिस्टेंस वैल्यू डिवाइस कनेक्टेड इन पैरेलल टू द मेन सर्किट। क्यों? इसका इफ़िशियंसी हमको बढ़ाना रहता है। अगर किसी शहर से ज़्यादा गाड़ी पास कराना है पटना रोड से रांची रोड के बीच में, तो आप मेन शहर से न जा करके कुछ गाड़ी मेन शहर से जाएगा, बाकी गाड़ी को बाईपास से पास करा दीजिए। जो बाईपास होता है उसमें कम गाड़ियाँ चलती है, लो रेसिस्टेंस होता है और मेन रूट से जा करके दूसरे मेन रूट में जुड़ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ भी डिवाइस बने हुए होते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि टेंशन देने का है ना। द एंगल ऑफ डीप एट द पोल एंड एट द इक्वेटर। एंगल ऑफ डीप ध्यान रखिएगा, अगर आप हाथ में मैग्नेट ऐसे ले लीजिएगा और धागा में बांध करके घूमते रहिए, जहां आपका मैग्नेट इस तरह से कंप्लीट खड़ा हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कंप्लीट ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, तो जो हॉरिजॉन्टल में इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल में थे, अब जाइएगा पोल पर तो अपने आप वर्टिकल इस तरह से होगा। कौन पोल पे? तो आइदर नॉर्थ और साउथ पोल में से किसी पोल पर जाइएगा तो नॉर्थ पोल पर नॉर्थ वाला नीचे चला जाएगा, साउथ पोल पर हम लोग का साउथ वाला। तो ये कंप्लीट जिस तरह से हम लोग को नीचे ऐसे 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, तो एंगल ऑफ डीप रोटेशन जो हम लोग कहते हैं 90 डिग्री और 0 डिग्री, तो हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डीप एट द पोल। पहले पूछा हुआ है माय डियर, तो पोल पूछा हुआ है तो 90 डिग्री और इक्वेटर पूछा हुआ है तो 0 डिग्री। सो आंसर आपके पास डी चॉइस है कंप्लीट, ठीक है। व्हेन एवर ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ये हम लोग सब जानते हैं कि व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट इज केप्ट और अटैच्ड विद द वेरिएबल फ्लक्स देन इंड्यूस्ड EMF इज सेटअप इन द सर्किट। जब कभी भी कोई क्लोज लूप है, अगर उसको हम लोग वेरिएबल फ्लक्स के पास में ले जाते हैं तो उस सर्किट में एक EMF इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाता है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो माय डियर यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज लॉ कहता है, लेंज लॉ क्या कहता है कि भैया जो EMF सेटअप होता है, करंट सेटअप होता है, उसका डायरेक्शन कैसे दिया जाता है। तो लेंज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो EMF सेटअप होता है या करंट सेटअप होता है उसका डायरेक्शन लेंज लॉ से देते हैं। तो हमारे पास ये लेंज लॉ नहीं है, किरचॉफ्स लॉ आप लोग सब जानिए रहे हैं, ये पॉइंट रूल है और लूप रूल, दो रूल होते हैं किरचॉफ्स लॉ में सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हटे, तो हटने और बनने का जो प्रक्रिया के दौरान में एक लूप बनता है ना, उसको हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं और उसमें जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। तो ये आपकी कहानी लिखी हुई है। द पीक वैल्यू ऑफ द AC करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेसिस्टर इज गिवन। देखिए भैया AC करंट में आपका दिया हुआ है, AC करंट अगर कहीं से फ्लो कर रहा है और उसमें रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिएगा, तो हम लोग पिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हम लोगों ने ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज का मान E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये देखिए AC वोल्टेज है, इसमें रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी टाइप का चीज़ बन जाएगा। इसी को हम लोग पिक करंट कह देते हैं और इसी को पिक करंट का मान है E0/R। कहीं कोई टेंशन ही नहीं है।
अब जाइए एनर्जी डिसिपेट्स इन द LCR सर्किट। आप लोग सब जानते हैं LCR सर्किट, L मतलब इंडक्टेंस, C में कैपेसिटेंस, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर, 3 टाइप का डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, 2 इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर। तो आप ये तीनों में हम आपको बताए हुए हैं, हम फिर से शॉर्ट में आपको याद करवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका रेसिस्टेंस दैट इज VR है और यही लाइन को हम लोग करंट से शो करते हैं, इसको हम लोग VL शो करते हैं और इसको हम लोग VC शो करते हैं। ध्यान दीजिएगा करंट और वोल्टेज इंडक्टर में 90 डिग्री का फेज का डिफरेंस है, करंट में और वोल्टेज कैपेसिटर में भी 90 डिग्री का अंतर है। तो जहां 90 डिग्री का फेज का अंतर होता है वहां पर पावर लॉस नहीं होता है, जबकि वोल्टेज रेसिस्टेंस में और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है 0 डिग्री पर, तो पावर का लॉस हम लोग को, एनर्जी का डिसिपेशन रेसिस्टेंस में होगा, राइट, ओनली R में होगा, L और C में होता ही नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग को हाई वोल्टेज बिना लॉस ऑफ पावर को डेवलप करना रहता है तो इंडक्टर का यूज करते हैं, और अगर हमें वोल्टेज पैदा सिर्फ करना है, पावर लॉस हो चाहे नहीं हो, तो लॉस अगर पावर होते हुए अगर वोल्टेज पैदा करना है तो सिर्फ V = IR लगा दीजिए, मतलब कोई रेसिस्टेंस से करंट पास करा दीजिएगा तो आपको वोल्टेज पैदा हो जाएगा, बट उसमें एनर्जी का लॉस होते हैं। लेकिन इंडक्टर में हम लोग को होता है LdI/dt जो हम लोग कहते हैं, उसमें पावर करने से लॉस होता है, सिर्फ हाई पोटेंशियल पैदा हो जाते हैं, हाफ EMF पैदा हो जाते हैं। तो आंसर आपके पास इसमें क्या हो गया, रेसिस्टेंस ओनली, राइट। जहां फेज का डिफरेंस करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का हो जाए तो वहां पर पावर का लॉस नहीं होता है। तो इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। और कैपेसिटर में बात कीजिएगा तो करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, कितना से, 90 डिग्री से। तो जहां लीड लैग 90 डिग्री से होगा वहां पर कोई पावर लॉस नहीं होता है, बट करंट और वोल्टेज इन द रेसिस्टेंस सेम फेज में होते हैं, तब पावर का लॉस मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लिया हुआ है। ट्रांसफार्मर के बारे में अगर हम लोगों ने बात करेंगे, ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू, ट्रांसफार्मर हम लोग घर में क्यों करते हैं, घर में हम लोग जब कभी प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलता है तो हम लोग प्रॉपर वोल्टेज लगाने के लिए, मिलने के लिए, कांस्टेंट वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, एक घर में स्टेबलाइजर लगा देते हैं। तो स्टेबलाइजर है क्या, बेसिकली स्टेबलाइजर इज ए मिनी ट्रांसफर इनसाइड योर होम ना। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन ए सुटेबल AC वोल्टेज, करेक्ट है, ऑब्टेन ए सुटेबल AC वोल्टेज, राइट, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप जानते ही हैं कि वेव्स आपके पास 2 टाइप्स है, एक मैकेनिकल वेव्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन मूव इन द मीडियम और विदाउट मीडियम, okay, and speed of the electromagnetic wave is c, that is 3 lakhs kilometer per second, 3 into 10 to the power 8 meter per second, which depends on the permeability and permittivity. So c value of the लाइट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं, और ये वाला चॉइस यहाँ देखिए बी में लिखा हुआ है, तो बी चॉइस इज द करेक्ट। ओके, हम लोग कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ऑफ कोर्स ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन का नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा, जिसमें एक्सरे का यूज करते हैं क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। आपने नाम सुना हुआ 2D sin θ = n लैम्डा, जिसको हम लोग ब्रैग्स लॉ कहते हैं। और इसको जो एक्सरे यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल्स, तो इसको हम लोग क्रिस्टलोग्राफी में भी हम लोग नाम इसको कहते हैं कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल के 2 लेयर के बीच या क्रिस्टल के 2 एटम के बीच का जो गैप होता है वो एक्सरे के वेवलेंथ के ऑर्डर में होता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। आप इस चीज़ को जान लेते हैं थोड़ा सा। ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एन क्रिटिकल एंगल। सब लोग आप लोग जानते हैं भाई कि अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए एंड फॉर द सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड रे अगर 90 डिग्री से बेंड कर जाए तो ये वाला एंगल को हम लोग θc कहते हैं। When light ray moves from denser to rarer medium, ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सर्टेन एंगल पे इस तरह से इंसिडेंट लाइट रे को होना चाहिए ताकि जो दूसरे मीडियम में लाइट जाए वो 90 डिग्री से नॉर्मल से दूर हट जाए, या सेपरेटिंग मीडियम के लाइन है उसी को टच करते हुए पास करे। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, हिंदी में क्रांति कोण कहते हैं, आपको यहाँ लिखा हुआ है। ओके, आगे में देखिएगा द लेंस फार्मूला इज गिवन बाय, लेंस फार्मूला के लिए आप लोग सब जानते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, तो 1/f =
1/v-1/u आपके पास ये आपका लेंस फार्मूला है, एंड प्लस अगर रहता तो मिरर फार्मूला है, तो ये आपका बी चॉइस है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला में आप लोग देखिएगा कि अगर एक साथ हम लोग बहुत सारे लेंस को टच करा करके रख देते हैं, ये देखिए बहुत सारे वैरायटी का लेंस हो सकते हैं माय डियर, आपको ये हम रख सकते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे लेंस को रख देंगे इस तरह से टच करा करके। तो फोकल लेंथ रिजल्टेंट निकालने का तरीका है 1/f = 1/f1 + 1/f2 ... सबका हम लोग पावर को जोड़ देते हैं। अगर कन्वेक्स लेंस रहेगा तो प्लस, कनकेव रहेगा तो माइनस, अगर सिर्फ कन्वेक्स रहेगा तो प्लस 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 करते जाएंगे, कनकेव और कन्वेक्स रहेगा तो एक का प्लस तो दूसरा का माइनस लेते जाएंगे। तो यहाँ पर उसका कुछ दिया ही हुआ नहीं है, जैसे रिजल्टेंट निकालने का तरीका पूछा हुआ है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकालेंगे। द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है माय डियर, इस क्वेश्चन को होना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन कॉज्ड बाय द प्लेन मिरर, कहाँ किसके द्वारा एंगल ऑफ डेविएशन आप लोग पूछ रहे हो, प्लेन मिरर से कि प्रिज्म से? तो एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्लेन मिरर रहता तो एंगल ऑफ इंसिडेंस टिक मारते, लेकिन अगर प्रिज्म पूछा हुआ है तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन दोनों पे है, तो हमारे पास चॉइस बी में टिक मार देते। तो नथिंग इज गिवन हियर, इसमें क्लियर करना चाहिए था कि मिरर से पूछा हुआ है कि प्रिज्म से पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने एक जनरल कॉन्सेप्ट ले लिया, दोनों पर डिपेंड करता है। अब ये देखिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहता है कि अगर दो लाइट रे सर्टेन कंडीशन पे कहीं पर मिलता है और दो लाइट रे कॉमन फ्रीक्वेंसी का हो, एक बराबर फ्रीक्वेंसी का हो और फेज डिफरेंस सेम हो या कांस्टेंट फेज का डिफरेंस हो, अगर किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो एक सर्टेन पैटर्न बनता है, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिंज पैटर्न, राइट। फ्रिंज पैटर्न में कुछ नहीं होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, कहीं डार्क और कहीं ब्राइट, मतलब डार्क वाला एनर्जी निकल के ब्राइट पे चला जाता है, इसलिए कहीं 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 बहुत ज़्यादा चमकीला पैटर्न मिलता है और कहीं कम जेब्रा की तरह से मिलता है, और जो पैटर्न मिलता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिंज्ड विथ। तो फ्रिंज्ड विथ का जो मान होता है जनरली, जो ये देखिएगा हमारे पास जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है तो लिखा हुआ है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर। तो ये देखिएगा फ्रिंज्ड विथ का जो फार्मूला होता है λ/d/d हम लोग लिखते हैं ना, λ/d/d लिखते हैं। अगर हम लोगों ने ये फ्रिंज्ड विथ को वाटर में डाल देंगे तो वाटर में डालने के बाद में ध्यान रखिएगा ये λ/μ वाटर हो जाते हैं और ये d/d हो गया। तो आपको ये समझ ही में आ गया होगा कि फ्रिंज विथ क्या कर गया है, घट गया है, क्योंकि म्यू वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और नीचे का मान 1 से ज़्यादा से डिवाइड कीजिएगा तो फ्रिंज विथ का मान डिक्रीज कर जाएगा। फ्रिंज विथ का मान हम लोग के पास में क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। होल सेटअप को डालिएगा तो ये चीज़ कहीं नहीं चेंज करेगा, बट लेमडा का मान में चेंज हो जाएगा। और किसी भी मीडियम में किसी वेव को हम लोग डालते हैं तो वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज आती है, फ्रीक्वेंसी में चेंज कभी नहीं आता है, इसको दिमाग में डालिए आप लोग। ओके हम लोग कहते हैं द वेव फ्रंट ड्यू टू द सोर्स सिचुएटेड एट द इन्फिनिटी। आपको जिसे इन्फिनिटी से हम लोग कहते हैं कि सन से जो लाइट रे हमारे पास आ रहा है, तो सन तो स्फेरिकल है, सन के पास अगर हम लोग कोई देखेंगे तो लाइट रे स्फेरिकल होगा, बट स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग के पास आते हैं तो इतना बड़ा हो जाएगा दैट सीम्स टू बी प्लेन। तो इन्फाइनाइट सोर्स से अगर हम लोग के पास में लाइट सोर्स पहुंच रहा है या वेव हम लोग को पहुंच रहा है वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट हम लोग को प्लेन हो जाती है, जिसको हम लोग प्लेनर में टिक मार देंगे, राइट। अगर बट किसी भी आप स्फीयर के पास में, किसी भी स्फीयर के पास में रहेंगे और वो लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो वेव फ्रंट हम लोग को स्फेरिकल बनेगा। बट अगर ये स्फीयर से, ये लाइट सोर्स से आप बहुत दूर चले जाएंगे और ये बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा तो ये पार्ट हम लोग को प्लेन की तरह बिहेव करता है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस कहा हुआ है, सो आपका वेव फ्रंट जो होता है वे हमारा प्लेनार हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ से देखिएगा द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द, अभी तुरंत बताया कि इंटरफेरेंस फिनोमेना में होता क्या है कि टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट, मतलब ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसका कि फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज सेम हो या फेज में कांस्टेंट का डिफरेंस हो, अगर किसी पॉइंट पर मिलेंगे दो वेव्स तो हमारे पास एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने का मतलब टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व, इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर आधारित है। ओके द चेंज ऑफ फोटोन
फोटो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, द चार्ज ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इज, फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है भैया कोई भी हो, फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लाइट अगर किसी सरफेस पे पड़ता है और सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं ना। इमिशन ऑफ द लाइट, व्हेन इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सुटेबल मेटालिक सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट, ये कहानी है, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी अगर किसी मेटालिक सरफेस पे इंसिडेंट किया और उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। भाई है तो इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, इसमें कहीं है ये नहीं है तो हम लोग कह देंगे नन ऑफ दिस का आंसर लगा देंगे। दिस इज व्हाट, क्योंकि यहाँ पर चार्ज होना कितना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज हमारे पास, ये देखिए माइनस तो साइन शो करता है कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द, ध्यान रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही हमको करंट मिलेगा। इसका मतलब हम लोग फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और फोटो, ये देखिएगा, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका एनर्जी जो होता है, ये डिपेंड करता है कि फोटोन का एनर्जी क्या है। लेकिन हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन टकराएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग को निकलेगा तो करंट हमको ज़्यादा सेटअप होगा। तो करंट का मान इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और एनर्जी का मान, जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास यहाँ पूछा हुआ क्या है, देख रहे हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, तो करंट का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी, नंबर ऑफ द फोटोन से। ये देखिए नंबर ऑफ द फोटोन से I, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कहने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड वाली बात है। तो ये देखिएगा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अगर आपसे ये पूछ लेता कि फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वो इंसिडेंट फोटोन के एनर्जी पर डिपेंड करता है। ओके, आगे देखिएगा, यही लॉ है, हमको आगे चलेंगे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27, what is this? De Broglie wavelength of a body of mass m and kinetic energy E is given by the symbol, ये देखिएगा हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है What is de Broglie wavelength? De Broglie wavelength, de Broglie is the name of the scientist। समझिएगा, साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चलता है तो ऑब्जेक्ट का मोशन को हम लोग वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाते हैं, या यूं कहेंगे ऑब्जेक्ट चलता है तो ऑब्जेक्ट के साथ वेवलेंथ अटैच हो जाती है, जिसका कि मान हम लोगों ने, ये आपको पढ़ते हैं ऐसे, de Broglie ने दिए साहब, de Broglie साहब ने ये वैल्यू दिए, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, दैट इज इक्वल टू h/mv को हम लोग कहते हैं p, और इसी को माय डियर हम लोग कहते हैं मैटर वेव। मैटर वेव, वेवलेंथ अटैच विद द मूविंग बॉडी, दैट इज कॉल्ड मूविंग मैटर, इज कॉल्ड मैटर वेव, ये de Broglie साहब ने कहा, राइट। तो अब हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m, सब लोग जानते हैं। इसका मतलब p इज इक्वल टू 2mk का अंडर रूट। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, h/2mk अंडर रूट, दिस इज योर रिजल्ट। ओके, h/2mk, h/ देखिए यहाँ से, और k के जगह पर यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है h/2m, एनर्जी को लिखा हुआ है e से, तो h/2me करने लिखा हुआ है भैया h/2me अंडर रूट, h वाइस इज करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ देखिए सिंबल में छोटा बड़ा लिखा हुआ है, तो ये सब सुधार कर लेना है आपको। ओके, यहाँ पर E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं है माय डियर, आप लोग इसको समझेंगे कि दिस वैल्यू इज व्हाट, ये आपका एनर्जी देखा हुआ है ना, ये वाला जो वैल्यू है एनर्जी का मान लिखा हुआ है। अब कर रहा है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सब जानते हैं साइज ऑफ द एटम एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होता है, और न्यूक्लियस का जो ऑर्डर होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी। तो 10⁻⁻15 और 14 वाला जो रिजल्ट होंगे उसी में से आएगा रिजल्ट, तो आप लोग यहाँ पर देंगे 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻
हाँ तो सब जानते हैं, ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फर्मी, हम लोग सब याद रखते हैं, फर्मी के ऑर्डर में होता है न्यूक्लियस का साइज। तो 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -15 के ऑर्डर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन का जब पैटर्न पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पैटर्न पढ़ेंगे, तो लाइमन, बामर, पैस्टिन, पीफंड ये सब सीरीज मिलते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं तो सर्टेन पैटर्न का रेडिएशन निकलता है, और रेडिएशन का अलग अलग वेवलेंथ होता है। उसमें से कुछ वेवलेंथ विजिबल रेंज में लाई करता है, और विजिबल रेंज में लाई करेगा अगर हायर ऑर्बिट से लेकर के ऑर्बिट नंबर 2 में जंप करेगा तो जो लाइन निकलते हैं उसको बामर सीरीज कहते हैं। और बामर सीरीज का जो वेवलेंथ जो होता है वो विजिबल रेंज का जो वेवलेंथ होता है हम लोग कहेंगे 3800 टू 7800 एंगस्ट्रम के ऑर्डर में। कितना वैल्यू बोलते हैं विजिबल पैटर्न के लिए, लिखते हैं 3800 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच का जो लाइट हम लोग को मिलता है ये विजिबल पैटर्न होता है, और ये बामर सीरीज का होता है। और बामर सीरीज कब बनता है, इन्फानाइट से लेकर के मतलब सीरीज नंबर ऑर्बिट नंबर 2 में 3 से 4 से 5 से 6 से या इन्फानाइट से जंप लगाएगा इलेक्ट्रॉन, तो जो रेडिएशन निकलेगा उस रेडिएशन को हम लोग बामर सीरीज कहते हैं। राइट, तो हमारे पास अलग अलग है सीरीज में। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स ए बीटा पार्टिकल, द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर, द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर। ये देखिएगा हमारे पास बीटा पार्टिकल निकलने से, ध्यान रखिएगा, मास में कोई चेंज नहीं होती है बट एटॉमिक नंबर में चेंज हो जाते हैं। बीटा पार्टिकल को निकलने से मास में कोई चेंज नहीं होता है बट एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाती है। राइट, तो मास में जब चेंज नहीं होगा तो उसको हम लोग आइसोबार्स में ले आएंगे। मास में कोई चेंज नहीं हुआ तो हम लोग किस में ले आएंगे, आइसोबार में। आइसोटॉप्स में हम लोग एटॉमिक नंबर दैट इज जेड की संख्या में सेम रहेगा तो हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। मास जब सेम रहता है तो हम लोग आइसोबार कह देते हैं। तो आइसोबार कह दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, the radius of a spherical nucleus, the radius of a spherical nucleus as measured by electron scattering is 3.6 fm. What is the mass number of nucleus most likely to be? Most likely to be. अब इसमें से हम लोग एक एक बात को ध्यान दीजिएगा। हम लोग के पास में रेडियस कैसे निकालना है भाई, तो रेडियस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R0 a टू द पावर एटॉमिक मास डिवाइड टू द पावर 1/3, और R0 का मान होता है, इट इज कांस्टेंट 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, और ये मान आपको दिया हुआ है। R0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, FM, तो 3.6 गुने 10 टू द पावर -15 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू a टू द पावर 1/3। कट दिस इज 3 इक्वल टू a टू द पावर 1/3, दिस implies a इक्वल टू 3 टू द पावर 3, और दिस इज 27। दिस इज 27, आई सपोज दिस इज योर 27, करेक्ट आंसर है। दिस इज द रूल आप लोग निकाल लेंगे। इन रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में देखिएगा हम लोग का डायोड जो होते हैं फॉरवर्ड बायसिंग होता है, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में जो डिप्रेशन बीच का जो जंक्शन होते हैं P और N जंक्शन का डिप्रेशन लेयर एकदम 0 के बराबर हो जाता है, रेसिस्टेंस 0 हो जाता है, तब करंट मैक्सिमम फ्लो करते हैं। रिवर्स बायसिंग में हम लोग को, रिवर्स बायसिंग में जो हम लोग को होता है डिप्रेशन लेयर चौड़े हो जाते हैं, रेसिस्टेंस हाई हो जाता है, करंट 0 फ्लो करते हैं। तो हम लोग रिवर्स बायसिंग इसलिए करते भी हैं कि करंट ना के बराबर फ्लो करे, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग हम लोग करते हैं कि करंट मैक्सिमम फ्लो करे, ठीक है। टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ, ध्यान रखिए पी टाइप में जब हम लोग कहते हैं पी टाइप मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज होल की संख्या ज़्यादा होती है। तो 4 ग्रुप एलिमेंट में अगर पीरियोडिक टेबल के 3 ग्रुप एलिमेंट को डाल दीजिएगा तो पी टाइप बनेगा, और 4 ग्रुप एलिमेंट में अगर हम 5 ग्रुप एलिमेंट को डाल देंगे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, उसको हम लोग एन टाइप कहते हैं। तो यहाँ से 3 ग्रुप एलिमेंट का बोलिए तो एल्युमिनियम है, ऑफकोर्स एल्युमिनियम हमारे पास 3 ग्रुप एलिमेंट हैं। तो एल्युमिनियम को अगर हम लोगों ने सिलिकॉन के साथ जोड़ देंगे तो सिलिकॉन 4 ग्रुप एलिमेंट है और 3 ग्रुप एलिमेंट में एल्युमिनियम है, अगर जोड़ दीजिएगा तो लैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास हो जाएगा, और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन को ही हम लोग होल कहते हैं, और होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, राइट।
तो हमारे पास सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो दोनों चीज़ से, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों से फ्लो करता है। ओके तो हमारे पास पी टाइप बनाने के लिए 3 ग्रुप एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स आर एडेड इन द 4 ग्रुप एलिमेंट। अगर n टाइप का, नेगेटिव टाइप का अगर बनाना रहता तो 4 ग्रुप एलिमेंट में हम लोग 5 ग्रुप एलिमेंट को जोड़ दिए होते। मतलब अगर फास्फोरस को अगर हम लोग जोड़ दिए होते तो n टाइप बन गया होता है। अब आगे आइए, इन ए सेमीकंडक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, तो ओनली इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ओनली होल, नन ऑफ दीज आर, वाह ये तो यहीं पे आ गया। बोथ सेमीकंडक्टर में हमारे पास जो करंट सेटअप होता है दोनों फ्लो के कारण है ना, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। इन द सेमीकंडक्टर फिर से बोलते हैं, इन द सेमीकंडक्टर करंट इज सेटअप ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। सेमीकंडक्टर दो तरह से होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में होता है, मतलब सेमीकंडक्टर इन द प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कार्बन, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में है। और इसमें हमारा कंडक्टिविटी कब होगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पैदा हो जाएंगे तो हम लोग बायसिंग करने के दौरान, मतलब हम ऐसा वोल्टेज लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ और आपका होल एक तरफ मूव करे तो करंट सेटअप हो जाएंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है कि 4 ग्रुप एलिमेंट में हम लोग 3 या 5 वाले ऐड करते हैं और इस तरह से ऐड कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या में एबंडेंटली या ट्रेमेंडस ग्रोथ हो जाती है, तो करंट में ट्रेमेंडस चेंज होते हैं, इसी को हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रिस्पॉन्सिबल है करंट को बनने के लिए। अगर हमारे पास अगला वाला लास्ट में हम लोग देखते हैं 35 क्वेश्चन नंबर, तो ये है, इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी करंट हैज फ्रीक्वेंसी न्यू, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी करंट। फुल वेव रेक्टिफायर में आपका ये भी आंसर को चेंज कर लीजिएगा, आपका नन ऑफ दिस दिया हुआ है बट आपका इसका चॉइस में हम लोग को 2 न्यू डबल हो जाते हैं। हम आपको इसको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फुल वेव रेक्टिफायर का हम लोग ये कहानी को कह देते हैं। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर क्या कहता है। सो ये देखिए, दिस इज योर एसी करंट, और फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हमारे पास जाते हैं, करंट को डालते हैं, एसी करंट को, तो हमारे पास देखिएगा सर्किट में ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, इस तरह से नेगेटिव साइकिल भी हम लोग को आउटपुट के रूप में मिल जाता है। तो यहाँ से देखिए ये टाइम पीरियड होता है, ये दूसरा टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में 1 ऑसिलेशन है और यहाँ पर देखिए उतना ही टाइम पीरियड में ऑसिलेशन 2 चीज़ सेम रिपीट कर दिया है। तो अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू होगा तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2 न्यू होंगे। तो हम लोग कह देंगे 35 नंबर क्वेश्चन में कि आपका 2 नहीं होगा, उसमें नन ऑफ दिस दिया हुआ था, तो ये आपका मिस्टेक था। तो आप इतना क्वेश्चन को सुधार लें। टुडे आई हैव डिस्कस ऑल द 35 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द मॉडल सेट 1 ऑफ द फिजिक्स, and very soon I will give you the biology as well as the mathematics as well as the chemistry and computer, all will get on this channel। so आप इसको देखते रहें, लाइक करते रहें और हमसे जुड़े रहें। विनय सर आपको नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट में शॉर्ट एंड मीडियम टाइप का क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे, सो दैट कि आप इसको आज कंप्लीट कर लें, अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट चीज़ को सॉल्व करके रखें। लास्ट रिवीजन आवर में आपको 2-3 घंटा में आप ऐसे कॉपी को पलट लेंगे, दैट दोज questions which are a little bit tough, just make a separate list. Okay, thank you for watching this one and get the benefit of my video. Okay.